गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है थर्ड चैप्टर चल रहा है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार व संघर्ष की अपन जो है बात कर रहे हैं बेटा। तो देखो इसमें प्रतिकार संघर्ष की बात कर रहे थे, तो देखो इसमें किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे अपन की किसान आंदोलन किस तरह से जो है चल रहे थे। ठीक है, तो देखो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन की अपन चर्चा करेंगे आज। कौन सा किसान आंदोलन लेंगे बेटा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अब तो देखो इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन की अगुवा रहा। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान के जितने भी जो अन्य किसान आंदोलन थे उनको एक प्रेरणा दी। ठीक है, प्रेरणा के तौर पर ये जो है रहा। यहाँ के किसानों के अधिकांश धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया के जो किसान थे वो अधिकांश जो किसान थे, ये ध्यान में रखना है, कौन सी जाति के थे? अधिकांश किसान धाकड़ जाति के थे। ठीक है, अधिकांश किसान कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। इसके बाद में देखो 1894 ईस्वी में बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक किसानों को जागीरदार के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 तक, कब तक की बात है? 1894 तक की बात है कि बिजोलिया के राव गोविंद दास की मृत्यु तक, बिजोलिया का राव था गोविंद दास, उसकी मृत्यु हो गई थी 1894 में। तब तक तो किसानों को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन देखो उसके बाद में क्या हुआ, 1894 में बने नए जागीरदार कृष्ण सिंह ने किसानों के प्रति ठिकाने की नीति व जागीर प्रबंधन में परिवर्तन की। 1894 में एक नया जागीरदार बना। 1894 में कृष्ण सिंह जो थे, ठीक है, बिजोलिया के नए जागीरदार बने। देखो इसने क्या किया, इसके समय 84 प्रकार के लाख बागों द्वारा किसानों से उनकी मेहनत की कमाई का लगभग 87% भाग जागीरदार ले लिया करता था। ये जो कृष्ण सिंह था उसने 87 प्रकार की लाख बाग लगाई। लाख बाग लगाई, ठीक है, लगाई, जिसमें ये जो लाख बाग लगाई इसमें किसानों की कितनी कमाई? जिसमें 87% कमाई। किसानों के पास कितनी प्रतिशत कमाई रहती है? 13% कमाई रहती थी। ठीक है, 87% कमाई जागीरदार लेता। जागीरदार कौन? कृष्ण सिंह। समझ में आई बेटा? कितने प्रकार की लाख बाग लगाई? 87 प्रकार की लाख बाग। 87 प्रकार के टैक्सेस जो है इसके ऊपर लगाए गए थे और इनमें किसानों की लगभग जो है 84 प्रकार की लाख बाग। ठीक है, कितने प्रकार की? 84 प्रकार की लाख बाग इसने लगाई थी, और जिसमें 87% जनता की जो है कमाई कौन ले लेता था? जागीरदार ले लेता था। अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद भी उनसे बेगार अलग से करवाई जाती थी, और ये 87% कमाई लेने के बाद में भी जो है इनसे बेगार अलग से जो है करवाई जाती थी। इसके बाद में देखो बेटा 1897 में गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु के अवसर पर हजारों किसानों ने अपने कष्टों की खुलकर चर्चा की और मेवाड़ महाराणा को उनसे अवगत करवाया। देखो धाकड़ जाति के लोग थे, तो एक बार एक किसान था, ठीक है, गंगाराम धाकड़, उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पिता की मृत्यु का मृत्यु भोज था, मतलब 12वां था।
तो 12वें में पता है पहले, अब आज तो जो है ये जो मृत्यु भोज प्रथा है वो क्या हो गई है, बहुत कम प्रचलित है, लोग जाते नहीं हैं, लेकिन पहले गांव के गांव इकट्ठा होते थे। ठीक है, तो जब हजारों किसान वहां पर इकट्ठे हुए तो सभी ने अपने दुखों की चर्चा की, सभी को लगा कि हम जो है इन सब चीज़ों से दुखी हैं और हमें इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, महाराणा को ये चीज़ बतानी चाहिए, भाई आपने जो नया जागीरदार बनाया करशन सिंह, वो हम किसानों का क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, महाराणा ने सुनवाई के बाद किसानों की लागत और बेगार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए सहायक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को नियुक्त किया। यह भी ध्यान में रखना है बेटा कि मतलब जो इन्होंने हामिद हुसैन को नियुक्त किया, किसने, महाराणा ने। महाराणा के पास शिकायत गई कि करशन सिंह जो है मतलब किसानों का शोषण कर रहा है, तो महाराणा ने क्या बना दिया, एक मतलब जो है उसकी जांच करने के लिए, शिकायतों की जांच करने के लिए राजस्व अधिकारी को नियुक्त किया, हामिद हुसैन को जो है नियुक्त किया। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट दी, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। हामिद हुसैन ने ठिकाने के विरुद्ध महकमा खास में रिपोर्ट भी दी, मतलब महाराणा को अवगत भी कराया कि हाँ किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन महाराणा ने ठिकाने के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ, इसमें राव करशन सिंह का हौसला बढ़ गया। राव करशन सिंह का हौसला और ज्यादा बढ़ गया, क्यों, महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसानों का शोषण कर रहा था। और हामिद हुसैन ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया भी कि जो करशन सिंह है वो क्या कर रहा है, किसानों का शोषण कर रहा है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी महाराणा ने जब कोई एक्शन नहीं लिया तो करशन सिंह के हौसले और क्या हो गए, बुलंद हो गए और ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, उसे लगा कि अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। इसके बाद देखो विभिन्न प्रकार की लागों व 1899 1900 के भयंकर दुर्भिक्ष के कारण बिजोलिया के किसानों की स्थिति पहले से भी काफी दयनीय हो गई थी। इतने प्रकार की लाग और इसके अलावा 1899 1900 के बीच में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, इससे किसानों की जो हालत थी वो और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी। इसके बावजूद 1903 में राव करशन सिंह ने किसानों पर चौवरी नामक एक नया कर लगाया। ठीक है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने के कोष में जमा करवाना पड़ता था। अब देखो बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया, इतना शोषण का कम था क्या। ठीक है, तो देखो 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी, उसमें 87% किसानों की कमाई ये ले रहा था करशन सिंह। अब देखो फिर इसके बाद में भी फिर उसका मन नहीं भरा, तो देखो फिर उसने क्या किया, ठीक है, पहले तो जो है उसने क्या किया, पहले तो ये देखो 1899 1900 में छप्पनिया बिजोलिया में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में भी किसानों को राहत नहीं दी। ठीक है, इसके अलावा 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौवरी कर लगाया। ये ध्यान में रखना है, किसानों पर चौवरी कर कब लगाया था उसने, 1903 में लगाया था। ठीक है, 1903 में जब इन्होंने ये चौवरी कर जो लगाया था, इस चौवरी कर का मतलब ये था बेटा कि कोई भी किसान यदि अपनी बेटी की शादी करेगा, तो उससे पहले उसे जो है 5 रुपए कर के तौर पर, कितने रुपए, 5 रुपए जो है कहाँ जमा करवाने पड़ेंगे, ठिकाने में जो है पहले जमा करवाने पड़ेंगे एज ए टैक्स। वर्तमान में 5 रुपए का मतलब ये हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, वर्तमान में 5 रुपए का मतलब क्या हो गया, 50,000 रुपए। तो देखो चौवरी कर का मतलब क्या हो गया, चौवरी कर, आपसे यही पूछ ले चौवरी कर से आप क्या समझते हो। तो चौवरी कर में किसान को
पुत्री के विवाह पर ₹5 ठिकाने में कर के रूप में देना होगा। ये क्या था? चमड़ी कर था। ये कब की बात है? 1903 की बात है। 1903 की बात है। ₹5 का मतलब 50,000 से भी ऊपर की राशि हो गई। ठीक है, उस वक्त आपको पता है मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा था। आज मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो चमड़ी कर हो गया। अब देखो, चमड़ी कर बिजोलिया वासियों के लिए आर्थिक रूप से तो भार स्वरूप था। ठीक है, आर्थिक रूप से तो भाव स्वरूप था ही, साथ ही सामाजिक रूप से घोर अपमानजनक भी था। घोर अपमानजनक भी था। ठीक है, अपमानजनक कैसे था? क्यों? क्योंकि बेटी के विवाह पर एक तो बेटी के विवाह पर पहले ही वैसे ज़्यादा खर्चा होता है, तो बेटियों के लिए भी ये अपमानजनक था कि जितने भी कर हैं, जितने भी फालतू के जो कर्ज हैं, वो सब बेटी के विवाह पर ही होने थे। तो ये उनके लिए क्या था? एक अपमानजनक। और अपमानजनक इसलिए भी रहा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण सिंह के खिलाफ क्या की थी? महाराणा के पास कंप्लेन की थी। महाराणा ने उसकी सुनवाई नहीं की। तो इसके तौर पर किसानों को मतलब जो है बदला लेने के लिए, किसानों से बदला लेने के लिए उसने जो है क्या लगा दिया? चमड़ी कर लगा दिया था। तो किसानों के लिए अपमानजनक भी हो गया था। अब देखो, इसमें हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर, ये बता दिया आपको, किसानों ने इसका मौन विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। किसानों ने इसका मौन विरोध किया, चुप रहकर विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं के विवाह जो है बंद कर दिए। अब 2 वर्ष तक किसी का भी जो विवाह नहीं होगा। किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चमड़ी कर की लाग उठा देने, फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 लेने, कुंता करने वाले अहलकारों के साथ में बीसियों आमदियों को न बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। अब देखो, जब किसानों के प्रतिरोध के आगे राव को चमड़ी कर को उठा लेने, चमड़ी कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फसल में ठिकाने का हिस्सा 2/5 हो गया था। ठीक है, 2/5 हिस्सा हो गया था। कुंता लेने वाले अहलकारों के साथ 20 आदमियों को न बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। ठीक है, अब देखो, 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त किया, बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। 1906 में जो है एक नया आया, 1906 में बिजोलिया का नया स्वामी आया। ठीक है, नया मतलब जो है जमींदार आया, या देखो इसने क्या किया? पृथ्वी सिंह, नया जागीरदार कौन आया? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि पृथ्वी सिंह ने नया कर लगाया। तलवार बंधाई कर। कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर जो है वो शुरू किया। ठीक है, राव पृथ्वी सिंह के समय जब लूट या शोषण चरम सीमा को पार कर गया, तो 1913 ईस्वी में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। तलवार बंधाई कर का मतलब ये होता है, जब भी किसी के पिता की मृत्यु होती थी तो उसका जो उत्तराधिकारी पद जो वो धारण करता था, ठीक है, जैसे अपने पगड़ी रस्म बंधाई की, पगड़ी की जो रस्म होती है, उसी तरह तलवार बंधाई की रस्म होती थी। तो मृत्यु होने के बाद में ये क्या लेता था? ये पगड़ी बंधाई वाली या तलवार बंधाई एक ही चीज है। तो पृथ्वी सिंह उनसे इस चीज का भी क्या लेता था? टैक्स लेता था, कर लेता था। अब देखो,
1913 में किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीर क्षेत्र में हल चलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम अब जागीरदारों की जो जागीर है उसमें हल नहीं चलाएंगे। जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जागीर क्षेत्र की जो भूमि थी वो पड़ी रहने के कारण मतलब उसमें कोई उत्पादन नहीं हुआ तो किसानों ने कर नहीं दिया। अब कर नहीं दिया तो ठिकाने को बहुत ज्यादा क्या हुई, हानि हुई। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती व अत्याचारों में और वृद्धि हो गई, जिसके बाद में अब जो मतलब ठाकुर थे उन्होंने जो है अत्याचारों में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, मतलब जनता को और ज्यादा परेशान जो है करना शुरू कर दिया। फतेहकरण चारण व ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलिया छोड़कर चले गए व साधु सीताराम दास को पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया गया। मतलब फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव तो वापस बिजोलिया छोड़कर भाग गए और इसके बाद में जो साधु सीताराम दास थे उनके पास किसकी नौकरी थी, पुस्तकालय की नौकरी थी, उससे भी उनको जो है निकाल दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो साधु सीताराम दास द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला और 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संगठन स्थापित कर उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश किया। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है शुरू कब हुआ था, तो देखो बेटा इसमें किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, 1917 में नेतृत्व हुई उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के साथ। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के साथ ही जो है इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका जो नेतृत्व था विजय सिंह पथिक व साधु सीताराम दास ने। ठीक है, नेतृत्व किया 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना के साथ ही इसका शुभारंभ हुआ था और इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक व साधु सीताराम दास ने किया। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ, तिलक ने किसानों की वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा अपितु मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखा कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं। आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतएव अपने राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और प्रभावित होकर इन्होंने जो है मतलब इनका जो आंदोलन था बिजोलिया आंदोलन, उसके बारे में उन्होंने अपने पत्र मराठा, अपनी जो समाचार पत्र जारी कर रखे थे, वो मराठा नामक एक समाचार पत्र का संपादन वो करते थे तिलक, तो उसमें एक संपादकीय लिखा और इसके बाद में इन्होंने एक पत्र भी लिखा महाराणा को कि आप जो है मेवाड़ हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों में से माना जाता है, आप खुद भी स्वतंत्रता के पुजारी हैं और आप ही के क्षेत्र में जो है इस तरह से जो है ये हो रही है, तो ये क्या है, ये एक कलंक की बात है। बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्यलाल द्वारा रचित पंछड़ा गीत गाया जा रहा था। किसानों को जागृत करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान में रखना, किसानों को जागृत करने के लिए
के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने गीत गाया। कौन सा गीत गाया? पंचेड़ा। ठीक है बेटा। किसानों को जागृत करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने एक गीत गाया था, वो गीत कौन सा था? पंचेड़ा था। ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप, पंचेड़ा गीत गाया। दूसरी ओर प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलग जगा रहे थे। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकर ये कौन थे? कवि थे जो अपनी कविताओं के माध्यम से जो है गांव-गांव में अलग जगा रहे थे। पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों में युवकों में देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से इस समय उपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा उपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकलवाया। देखो विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति संगठन बनाया। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति संगठन बनाया, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है। और एक पत्र भी निकलवाया। और वो पत्र कौन सा था? उपरमाल का डंका। ठीक है। उपरमाल का डंका इन्होंने एक पत्र भी निकलवाया था। आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर में निकलने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। मतलब कौन सा? प्रताप। ये क्या समाचार पत्र है? ये समाचार पत्र प्रताप, जिसके संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये ध्यान में रखना है, गणेश शंकर विद्यार्थी। बेटा ये ध्यान में रखना है आपको कि प्रताप समाचार पत्र का संपादन कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। ठीक है। तो इनको किसकी चांदी की राखी इन्होंने भेजी? किसने भेजी? विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। चांदी की राखी भेजने का मतलब क्या था? आप हमारी क्या करो? सहायता करो। ठीक है। राखी का मतलब ही क्या होता है? सहायता करना। तो इन्होंने, और प्रताप समाचार पत्र का संपादक कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। इस गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन का समर्थन करने का आश्वासन दिया। प्रताप समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रताप समाचार पत्र ने ये जो किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई? एक नई पहचान दिलाई। इसके बाद में देखो प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया गया वह बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब है। अब देखो उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदु भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि उदयपुर राज्य सरकार ने जो है 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए, बिजोलिया के जो किसान थे उनकी मतलब जो शिकायतें थी, ठीक है, उनकी सुनवाई करने के लिए जो है मांडलगढ़ में इन्होंने ये क्या बनवाया था? एक आयोग बनवाया था। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। तो उन्होंने इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा। इस आयोग ने किसानों के पक्ष में सिफारिशें की, लेकिन
मेवाड़ सरकार ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। पहले आयोग बनाया, मेवाड़ सरकार ने बनवाया था, लेकिन आयोग की जब रिपोर्ट आई और आयोग ने जब किसानों की सिफारिश की तो मेवाड़ सरकार ने उस और जो है कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन पहले की तरह वापस चलता रहा। भारत सरकार ने विदेशी विभाग के अधिकारियों का मत था कि बिजोलिया किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारियों का ये मत था कि जितनी जल्दी हो सके बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया के किसानों से मिलकर समझौता कर लिया जाए, वरना देश भर में चल रहे जो अन्य किसान आंदोलन थे वो और ज्यादा उग्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ। ऐसी स्थिति में बिजोलिया आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के एजीजी कौन थे उस वक्त? एजीजी थे रॉबर्ट होलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये भी आपसे पूछ ले, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी का मीन ये होता एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल का जो एजेंट होता था उसे क्या कहा जाता था? एजीजी कहा जाता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, तो राजस्थान के एजीजी कौन थे? राजस्थान के एजीजी थे रॉबर्ट होलैंड। उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। फरवरी 1922 में रॉबर्ट होलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लागतों को माफ कर दिया। फरवरी 1922 में रॉबर्ट होलैंड ने किसानों से वार्ता करके, किसानों से बातचीत करके 35 लागतों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। रॉबर्ट होलैंड कौन थे? रॉबर्ट होलैंड कौन थे बेटा? रॉबर्ट होलैंड थे राजस्थान के एजीजी थे। ठीक है, तो 35 प्रकार की लागतों को उन्होंने माफ कर दिया। दुर्भाग्य से किसानों ठिकाने की कुटिलता के कारण यह समझौता स्थायी नहीं हो सका, लेकिन ये जो समझौता था वो स्थायी नहीं हो सका। इसके बाद में देखो 1927 के नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकाने पर दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी मालभूमि छोड़ दी। मालभूमि का मतलब ये था कि जागीरदारों की जो जागीरदारों की जो जमीनें थी उनको जो है काम में लेना उन्होंने छोड़ दिया। मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। लेकिन जैसे ही बिजोलिया किसानों ने भूमि छोड़ी तो जो नए किसान थे वो जो या जो दूसरे किसान थे उन्होंने जागीरदारों की जो जमीन थी वो ले ली, जिस कारण किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के, देखो नए किसान मिल गए, किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने को इस आंदोलन से अलग कर लिया। इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा जो 1941 तक चलता रहा। देखो 1927 में नया बंदोबस्त शुरू हुआ था, ठिकाने ने नया बंदोबस्त शुरू किया, उसके खिलाफ किसानों ने आवाज उठाई और विजय सिंह पथिक ने उनको ये राय दी कि आप जो है जागीरदारों की जो जमीन है वो क्या कर दो, बोना ही बंद कर दो। ठीक है, जो जागीरदारों की जमीनें हैं वो पड़त में रहेंगी तो जो आपकी लाग बाग वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हुआ क्या, जैसे किसानों ने जमीनें छोड़ी तो उन जमीनों के लिए जो है नए किसान मिल गए और अब जो बिजोलिया के जो किसान थे वो क्या हो चुके थे, बेरोजगार हो चुके थे। इस चीज के लिए किसानों ने किसको जिम्मेदार ठहराया? विजय सिंह पथिक को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक को जैसे ही जिम्मेदार ठहराया, विजय सिंह पथिक ने जो है अपने को इस आंदोलन से क्या कर लिया, अलग कर लिया। ठीक है, और इसके बाद में जो है, इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा जो कि 1941 तक जो है चलता रहा था। ठीक है बेटा, ये जो है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था, सबसे लंबा चलने वाला एकमात्र राजस्थान का आंदोलन था और सबसे पहले शुरू होने वाला एकमात्र आंदोलन था। इसका नेतृत्व आपको मैंने बता दिया कि ठीक है, विजय सिंह पथिक व साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है बेटा, अब जो है नेक्स्ट अपना आंदोलन है सीकर किसान आंदोलन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा देखेंगे। ठीक है बेटा, तब तक हैव ए गुड लक।